नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर है। पटना में एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई है। शादी समारोह के दौरान आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और कड़ी मशक्कत के बाद यह खबर आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जरा तस्वीर देखिए, और ये आग की तस्वीर है, बता रही है तस्वीर कितनी भीषण आग लगी है। शादी समारोह चल रहा था और उसी दौरान बैंक्वेट हॉल में आग लगी। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी क्या हालात हैं? क्या कोई जान माल का नुकसान? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है क्या? संजय, अपडेट इस वक्त अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी आग पर काबू पाया गया, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा टल गया है। शादी समारोह तक का जो काफी संख्या में शादी की तरफ से जो बाराती और सराती दोनों तरफ से लोग थे, और यहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल है, उसमें ये भीषण आग लगी है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन आग की भयावहता काफी अधिक है। और जो सेफ्टी मेजर के लिहाज से यहाँ पर जो छोटे छोटे गैस सिलेंडर थे वो नाकाफी साबित हो रहे थे, चूंकि हाइट पर ही आग लगी थी और वहां पर छोटे गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे थे। लिहाजा काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। लेकिन जिस तरीके से गेस्ट का यहाँ पर जमावड़ा था, एक भीषण हादसा टल गया, चूंकि अफरा तफरी भगदड़ की स्थिति हो जाती, लेकिन उस समय पूरी गैदरिंग नहीं हो पाई थी। ये खुशकिस्मती रही और यही कारण है कि एक बड़ा हादसा जो है वो फिलहाल टलता नजर आ रहा है। जी सुमित, किन वजहों से आग लगी, क्या पता चल पाया है? जी देखिए, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगे हैं और उनकी माने तो शॉर्ट सर्किट जो है वो प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है। लेकिन अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किन वजहों से आग लगी है। लेकिन एक राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा टला है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। कितने लोग मौजूद थे जब ये आग लगी बैंक्वेट हॉल में? जी देखिए, शादी वधू पक्ष के तरफ से भी और वर पक्ष की तरफ से भी काफी संख्या में लोग थे और बहुत सारे लोग अब चले गए यहाँ से। खाने का भी इंतजाम था यहाँ पर और काफी संख्या में जो कैटरिंग वाले थे उनकी संख्या अधिक थी, लाइट वाले थे, पंडाल वाले, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे और सैकड़ों की ये संख्या थी। फिलहाल एक बड़ा हादसा टलता हुआ नजर आ रहा है राजधानी पटना में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आग लगने की, और हालांकि अभी आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरह की कोई जानमाल हताहत कोई नहीं हुआ है, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई झुलसा नहीं। ये एक राहत की बात है। एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि शादी समारोह चल रहा था और वहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। जब से नीतीश कुमार दिल्ली से आंख का इलाज कराकर आए हैं, पहली बार सीएम ने तकरीबन सभी मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। जनसंख्या नीति पर नीतीश कुमार ने अपनी राय रखी। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने सभी कंफ्यूजन को दूर किया। नीतीश का बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है। तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी फोन करके उनके मंत्री बनने पर? सब बात पर छोड़िए ना सर, लेकिन सर इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। सब ऐसा कुछ ऐसी कुछ हमारे पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दी है। ये सबको कुछ को मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता, उससे कोई बात नहीं। जनता दरबार हुआ हमारे पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ, तो आपका हम लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका पता है। कुछ ले वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन तरह तरह की बात चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। ये नहीं, सब बात फालतू है, पता नहीं क्यों ये सब। दरअसल जनसंख्या नीति को लेकर पिछले 4 दशकों से चर्चा जारी है और पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई है।
यूपी में जनसंख्या नीति बनाने का ऐलान हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या कंट्रोल के लिए सबसे जरूरी जागरूकता बताया। महिलाओं की शिक्षा को नीतीश ने अहम बताया। महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा और ये नीतीश कुमार का आइडिया है और नीतीश कुमार इस आइडिया पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार कदम उठाया। पहले ही महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षिकाओं को नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया गया है। वहीं प्रथम श्रेणी में मैट्रिक और इंटर पास करने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है। कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार ने दूसरा बयान दिया आरसीपी सिंह को लेकर, कंफ्यूजन दूर कर दिया। विरोधी बधाई को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है और सब कुछ ठीक है, पार्टी में कोई इशू नहीं है। 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार लगा और आज से शुरुआत हो गई। 2016 के बाद लगे पहले जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उसे दूर करने का निर्देश दिया। इस बार क्यों खास है जनता दरबार और पहले रिपोर्ट के जरिए जानिए, फिर खबर तो समझिए। मेरा हाथ पकड़ के हमको दुष्कर्म करना चाहे तब हम जबरदस्ती गए तो छोड़ा के उसके बाद डीएसपी सर के पास, डीजीपी सर को भी लिख के दिए हैं, लिखित में आवेदन हर जगह लिखित में दिए हैं। एसपी सर कोई सुनने को नहीं तैयार है सर। कोई पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर इंसाफ के लिए रो रही थी। समस्या से सर दू लड़का का अपहरण भए गेलै हमरा। आज तक एफआईआर नहीं भेले, थाना एसपी डीजीपी सब बौआइत रहिए। कोई अपने अपहरित बेटों की रिहाई के लिए गुहार लगा रहा था। करीब 5 सालों बाद सोमवार को जब सीएम ने जनता दरबार की शुरुआत की तो अलग अलग जिलों से फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ के हर चेहरे पर सिस्टम से निराशा थी और सीएम नीतीश से मिलकर समस्या के समाधान की उम्मीद। ऐसी ही उम्मीद लेकर समस्तीपुर के एक बुजुर्ग गणेश राय पहुंचे थे, जिनके 2 बेटों का अपहरण किया गया और दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं समस्तीपुर की प्रीति झा भी अपने बेटे के साथ पहुंची, जिनका आरोप है कि उन्हें लव मैरिज करने की सजा उनके घर वाले ही दे रहे हैं और पुलिस भी उन्हें प्रताड़ित करती है। हालांकि बगैर रजिस्ट्रेशन कराए पहुंचे लोगों को जनता दरबार में सीएम के सामने फरियाद रखने का मौका नहीं मिला। ऐसे फरियादियों को पटना डीएम ने पूरी प्रक्रिया समझाई। जैसे भी बहुत संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि 40-50 लोग आ गए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। उन लोगों का हम लोगों ने आवेदन ले लिया है। हम लोग अपने ऑफिस से उनका रजिस्ट्रेशन करा देंगे और उनकी जिस प्रकार की समस्या है और जिस सोमवार को उनका विषय है उसमें उनको मैसेज जाएगा मोबाइल पर और उसके बाद संबंधित जिला पदाधिकारी और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो लोग संपर्क करेंगे। वहीं पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वाले 150 फरियादी सीएम नीतीश से मिले और अपनी समस्या बताई। इनमें मोतिहारी से आए लोग भी थे, जिन्हें उम्मीद है कि सीएम से मिलने के बाद उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। अभी तो संतुष्ट है और आगे कार्रवाई हो जाए और हमारा काम हो जाए तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे सर। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि आपने शिकायत की है तो आप कार्रवाई होगी? जी भरोसा है। मिला आश्वासन मिला है कि इन्होंने बात करके अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा। सीएम नीतीश ने दोबारा जनता दरबार के शुरू करने के पीछे की वजह बताई और आने वाले दिनों में इसके विस्तार की बात कही। आपने जो लोक शिकायत निवारण कानून जो बनाया है वो भी बहुत इफेक्टिव चल रहा है, उसको हम देखे हैं। लेकिन फिर भी ये लगा कि सारे लोग शायद नहीं जा पाते हैं और कई तरह की समस्या झेल रहे हैं। तो वैसी समस्याओं का जो लोक शिकायत निवारण कानून में प्रावधान है उसके अलावे भी कुछ बातें होंगी। साल 2006 से 2016 तक चलने वाले जनता दरबार से न सिर्फ सीएम से जनता का सीधा संवाद होता था, बल्कि सीएम नीतीश को भी जमीनी हकीकत का पता चलता था और सिस्टम पर निगरानी होती थी। ऐसे में जनता दरबार के फिर से शुरू होने के बाद ये उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सिस्टम अब ज्यादा गंभीर और जवाबदेह बनेगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। खबर तो समझिए और दरअसल आप ये जानिए कि अगर आपको जनता दरबार में पहुंचना चाहते हैं, आप फरियाद लगाना चाहते हैं तो कैसे आप पहुंच सकते हैं। बेहद आसान तरीके से आप जनता दरबार में पहुंचकर सीधे सीएम से अपनी बात कह सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जनता दरबार में शामिल होने के लिए एक ऐप बनाया गया है, एक ऐप डाउनलोड करना होगा। JKDMM ये
ऐप है जिसके माध्यम से किसी भी समस्या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप का पूरा नाम है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और इसे JKDMM की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। JKDMM ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए संबंधित लोगों को आधार संख्या और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा उस ऐप पर और समस्या के साथ लिखना होगा। अगर किसी के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है, अपना मोबाइल नहीं है, तो वो किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इस ऐप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के जरिए मिलेगा। इस यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है वे BDO, SDO और DM कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब लोग सीधे अपनी बात CM से कर सकते हैं। जनता दरबार में पदाधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहते हैं। कोशिश होती है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाए। हर महीने के पहले 3 सोमवार को जनता दरबार लगेगा। हर सोमवार को अलग अलग विभाग की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निपटारा किया जाएगा। अब एक और खुशखबरी, और खासतौर पर यह गोपालगंज के और आसपास के जिलों के लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बिहार और गोपालगंज को एक बड़ी सौगात दी है। हथुआ के सवैया हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई अड्डा को डेवलप किया जाएगा। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। गोपालगंज के लोग भी अब फ्लाइट से उड़ान भर सकेंगे। जल्द ही हथुआ का यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके चालू हो जाने से गोपालगंज के साथ ही पड़ोस के सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। उनके लिए भी हवाई सफर करना आसान हो जाएगा। दरअसल गोपालगंज के JDU सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में सवैया हवाई अड्डे को डेवलप करने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक में शामिल कर लिया है। जनता का आशीर्वाद मिला MP वाला, मैं उस दिन से डे 1 से सवैया के लिए लग गया। वहाँ खोजबीन शुरू किया कि सवैया एयरपोर्ट है किसकी संपत्ति और कैसे है, ये खोजते खोजते उसको कम से कम हमें 9 महीने लग गए। इसके तहत हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उड़ान, जिसके तहत उनको लगभग हर जिले को कनेक्ट करना है हवाई सेवा से। उसी के तहत ये स्वीकृति मिली है। जिले के अधिकतर लोग खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, लेकिन हवाई सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब खाड़ी देश में आने जाने वाले लोगों को घरेलू स्तर पर ही उड़ान सेवा का लाभ मिलेगा, जिससे जिले में विकास की गति तेज होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सवैया एयरपोर्ट से देखिए सबसे ज़्यादा हम लोगों का गोपालगंज और सिवान 2 जिले ऐसे हैं जो पूरे बिहार में अगर कहीं से फॉरेन एक्सचेंज आता है तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज और सिवान में आता है खाड़ी के देशों से। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के मजदूर भाई और लोग भी कारोबारी लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। सवैया हवाई अड्डा को चालू कराने के लिए लोग काफी समय से आवाज उठा रहे थे। अभी जिले के लोगों को हवाई सफर के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर या पटना जाना पड़ता है। एयरपोर्ट चालू होने से लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल गोपालगंज अब हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा और एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है गोपालगंज वासियों के लिए। अभी गोपालगंज के लोगों को पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है। गोपालगंज से गोरखपुर की दूरी 120 किलोमीटर की है, जबकि पटना की दूरी 185 किलोमीटर की है। मतलब पटना आने वालों को 5 घंटे का वक्त लगता है। साथ ही पैसे भी खर्च होते थे, जाम में भी फंसना होता था। अब समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आसपास के 5 जिले के लोगों को भी एयरपोर्ट बनने से लाभ होगा। 5 जिले के लोगों को हवाई यातायात की सुविधा मिलने लगेगी। सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के लोगों को भी सवैया एयरपोर्ट बनने से लाभ मिलेगा। खाड़ी देश जाने वालों को भी गोपालगंज में सवैया एयरपोर्ट बनने से लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर कि सवैया हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से जोड़ने की स्वीकृति अब मिल गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा।
बात बाढ़ की। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। इससे रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। बाढ़ के साथ साथ कटाव भी कई गांवों का वजूद मिटाने पर आमादा है। गया पूरा चला गया। चंद पलों में पेड़ धड़ाम। ये है नजारा। जमीन का टुकड़ा पानी में नीले। भाई का घर। तूफान हो रहा, तूफान हो रहा, तूफान देखिए। जैसे जैसे कटाव हो रहा है, नदी नजदीक आ रही है। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में महानंदा और परमान नदी की तेज धार से पिछले 15 दिनों से कटाव जारी है। अभी तक खेती की 50 एकड़ से अधिक जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। कई घर और सड़कें भी समा चुकी हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कटाव कितना तेज हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो वक्त रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो वायसी के कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज लगभग 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। अब जरा मुजफ्फरपुर में बाढ़ से क्या हालात हैं वो भी देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। बूढ़ी गंडक और संगम नदी में उफान की वजह से शहर के बाहरी इलाकों में पानी भर चुका है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों की तस्वीर, जो SKMCH अस्पताल के तरफ का जो इलाका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं हर तरफ आपको सैलाबी नजर आ रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारे गाँव के लोग किस विकट परिस्थिति में किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगम नदी और बूढ़ी गंडक नदी जो दोनों मिलता है, उसके बाद इस दोनों नदियों के मिलने के बाद गांव की स्थिति क्या हो गई है आप अंदाजा लगे। जो हरे हरे पेड़ों के झुरमुट को आप देख रहे हैं वो बस्ती है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी की वजह से एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि अभी मानसून की बारिश भी बहुत तेज गति से शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके अभी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के इलाकों में बाढ़ से हालात बदतर है। ये है बेतिया का मझौलिया नानो सती मुख्य मार्ग, जहां सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। इसी रास्ते से लोग बेतिया, मझौलिया, पटना, मोतिहारी, अरेराज जाते हैं। अब चूंकि मजबूरी है तो लोग पानी में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। दरअसल इस इलाके में बहने वाली कोहड़ा और गोपी खाड़ नदी उफान पर है और दोनों नदियों का पानी तटवर्ती गांवों में घुस चुका है। नानो सती का जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से बेतिया जाने में भी इसको क्रॉस होकर जाना पड़ता है, चाहे इधर मोतिहारी जाना पड़ता हो या इधर अगर मझौलिया जाना हो तो इसी रास्ते से होकर जाया जाता है। बड़ी परेशानी हो रही है, लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। यहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर गोपालगंज में गंडक के किनारे बसे गाँवों में अभी भी गंडक का कहर जारी है। सदर प्रखंड के यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गांव में गंडक से भारी तबाही हुई है। अभी हम यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गांव में हैं और आप देखेंगे कि मेहदिया गांव के पास जो गंडक की जो मुख्य धारा है वो इधर लौट के आई है और उसकी वजह से जो गंडक का पानी कम हुआ है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो छठ घाट जहाँ पूजा होता था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जो गंडक के जो धार है वो देखें आपके किस कदर धार जो है गाँव के पास से बह रही है। ये हाल है जुलाई के पहले हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल, गोपालगंज से मुकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर तो समझिए। दरअसल इस वक्त तकरीबन 11 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले साल 16 जिले बाढ़ से प्रभावित थे और बाढ़ से हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 10 ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के दोनों रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन अभी बंद है। सगौली नरकटियागंज रेलखंड पर भी ट्रेनों की आवाजाही बंद है। कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है। और चिंता की बात यह है कि अभी जून और जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना है और इतनी बारिश हो रही है, पूरा बरसात का मौसम तो बाकी है। बारिश और होगी तो हालात और बिगड़ेंगे।
हालांकि सरकार इंतजाम को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सीएम नीतीश ने कहा कि सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, मतलब पीड़ितों तक हर मदद मुहैया कराने के लिए सरकार अलर्ट है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच बिहार में आज से 10वीं से ऊपर क्लास के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा कराकर रिजल्ट जारी करने की तरह स्कूल खोलने में भी बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है। लंबे समय के बाद स्कूल आकर कैसा महसूस कर रहे थे छात्र, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोरोना काल में कई महीनों से बंद पड़े शिक्षण संस्थान आज खुले हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 12 जुलाई से 50% उपस्थिति के साथ स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। छपरा के स्कूलों में भी रौनक लौटी है। चांदमारी स्थित सीपीएस में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय में बच्चे पढ़ने पहुँचे और पढ़ाई शुरू की। कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? लगभग 3 महीना। अच्छा लग रहा है। वैसे क्या चाहते हो आप? ऐसे स्कूल खुले रहे, बोर्ड्स आ रहे हैं। कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हैं? अबाउट 3 मंथ। कैसा लग रहा है, क्या क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहता हूँ कि रेगुलर इसी तरह क्लास चले। बहुत दिनों बाद स्कूल में आकर बच्चे भी काफी खुश हैं। धीरे धीरे अनलॉक के दौरान मिल रही रियायतों से जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। खबर तो समझिए। दरअसल लॉकडाउन और सख्ती के कारण कोरोना को मात देने में बिहार सरकार को सफलता मिली है। अब कोरोना का आंकड़ा हर रोज 100 से 150 के पार रह रहा है, 100 के नीचे भी। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या भी अब सिर्फ 844 ही है। लिहाजा बिहार में स्कूल तो खोल दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कोरोना खत्म अभी नहीं हुआ है और कोरोना पर आईएमए ने चेतावनी दी है। आईएमए ने कहा है कि तीसरी लहर करीब है, इसलिए सावधानी जरूरी है। ऐसे में हर बच्चे से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। सैनिटाइजेशन, एक एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग कराना चुनौती है और बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी चुनौती है। हर स्कूल की मॉनिटरिंग करना भी मुश्किल है। पूरी क्लास के दौरान बच्चों का मास्क लगाकर बैठना भी बच्चों के लिए बड़ा टास्क है। इसीलिए स्कूल प्रबंधन और अभिभावक दोनों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि तीसरी लहर के बच्चों पर ही खतरे की आशंका जताई गई है और बच्चों के लिए वैक्सीन भी अभी ट्रायल के दौर में है। इसलिए जरूरी है कि सतर्कता बरतते हुए पढ़ाई जारी रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।